गुड मॉर्निंग सभी को। तो मेरा नाम दीपांशु रावत है। मैं आज आप सबको पढ़ाने जा रहा हूँ एक टॉपिक कैपेसिटर। तो कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर अगर बेसिक डेफिनेशन जाने तो कैपेसिटर क्या है? इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर द चार्ज। मतलब उसका काम है सिर्फ इस चार्ज को स्टोर करना और डिस्चार्ज करना। अब हम डेली लाइफ में कहाँ कहाँ कैपेसिटर देखते हैं? हमारे फ़ोन्स में, लैपटॉप्स में, इनफैक्ट सीलिंग फैंस में भी। जो फ़ोन्स होते हैं उनमें कैपेसिटर कहाँ यूज़ होते हैं? हमने देखा है जब भी हम एक फ़ोन लेने जाते हैं तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि इसकी बैटरी कितने mAh की है। वो mAh क्या होता है? वो एक्चुअली mAh होता है ना, मिली एम्पियर आर। वो एक्चुअली होता है चार्ज। वो चार्ज की यूनिट होती है। तो हम ये देखते हैं कि उसको कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। जैसे हम फिर उसे चार्ज करते हैं, फिर वो कुछ टाइम बाद डिस्चार्ज हो जाता है। और कहाँ यूज़ करते हैं? जैसे सीलिंग फैंस में कहाँ यूज़ होता है? तो मैं आज आप लोग को दिखाने के लिए लेके भी आया हूँ एक, इसे कहते हैं कैपेसिटर या कंडेंसर भी कहते हैं। तो इसका काम क्या है? ये चार्ज भी हो जाता है और डिस्चार्ज भी हो जाएगा जब हमें नेसेसिटी होगी उसकी। तो एक फ़ैन में कैसे काम करता है? हमने करंट भी दिया तो वो तो करंट से घूमना चाहिए, पर एक्चुअली ये कैपेसिटर क्या करता है, जो इनिशियली ना जो घूमता है तेज़ी से, तो वो उसे एक टॉर्क प्रोवाइड करता है। इनिशियल स्टेज में वो डिस्चार्ज हो जाता है कैपेसिटर, उसके बाद तो वो करंट से ही काम करता है। तो आइए देखते हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर तो अब क्या होगा, हर कैपेसिटर की अपनी कोई एक कैपेसिटी होगी चार्ज करने की। उस कैपेसिटी को ही क्या कहते हैं हम लोग? कैपेसिटेंस। क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस। और इसको हम डिनोट किससे करते हैं पता है? स्मॉल कैपिटल सी से। कैपिटल सी इज इक्वल्स टू कितना वो चार्ज स्टोर कर पा रहा है यूनिट वोल्टेज अप्लाई करने पे। तो इसको क्या कहते हैं? कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर। समझ के अब इसकी यूनिट देखते हैं। यूनिट यूनिट देखो, चार्ज की यूनिट क्या है? कूलम। और भी क्या है? वोल्ट। तो यूनिट क्या होगी? कूलम पर वोल्ट। या कूलम पर वोल्ट को हम ये भी कह सकते हैं कि कूलम पर वोल्ट को फैरेड। फैरेड क्या कहते हैं? फैरेड। ये क्या होगा? यूनिट ऑफ कैपेसिटर। अब देखते हैं ये जो कैपेसिटेंस है, क्या ये कैपेसिटेंस हमारा चार्ज या वोल्टेज पे डिपेंड करता है? नहीं, ये एक मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। हमने जैसे प्रीवियस पढ़ा था, जो रेजिस्टेंस होता था, रेजिस्टेंस क्या होता था? V/I। ये किससे होता था? ओम्स लॉ के थ्रू। पर क्या रेजिस्टेंस वोल्टेज या करंट पे डिपेंडेंट है? नहीं है। वो तो एक मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या होता था? रो एल अपॉन ए। रो एल अपॉन ए होता है रेजिस्टेंस। तो ये भी एक मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी था। ऐसी डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता था? रो इज टू मास अपॉन वॉल्यूम। क्या डेंसिटी मास या वॉल्यूम पर डिपेंडेंट है? नहीं है। वो भी एक मटेरियल डिपेंडेंट, क्या मटेरियल डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है। तो ऐसी हमारा जो कैपेसिटेंस है ना, वो शेप, साइज और किस मीडियम में रखा है उस पर डिपेंड करता है, ना कि कितना चार्ज है और कितनी वोल्टेज है। अब कैपेसिटर ना डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज का हो सकता है। जैसे ये, इसकी शेप क्या है? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल पैरेलल हो सकते हैं या स्फेरिकल हो सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के कैपेसिटर हो सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या है? जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पैरेलल प्लेट्स। इसमें क्या होता है, हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जो कि कंडक्टिंग है। अब हमने क्या माना, इनिशियली दोनों न्यूट्रल है, तो हमने क्या किया, इसको चार्ज सप्लाई करना है प्लस क्यू, इस पे चार्ज आ गई माइनस क्यू। अब ये ऐसा तो नहीं है कि हाथ से इलेक्ट्रॉन यहाँ डालेंगे, हमें कुछ ना कुछ वोल्टेज तो सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो वोल्टेज दे दी हमने, क्या वी वोल्टेज दे दी। और मान लेते हैं इन दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन कितना है? स्मॉल डी। अब प्लेट एरिया क्या है और ए क्या हो जाएगा? प्लेट एरिया। समझ गए?
अब जैसी जैसी हमने इसे पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया तो ये क्या करेगी, दोनों न्यूट्रल थी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचना शुरू कर देगी अपनी साइड। ये इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गए, इलेक्ट्रॉन आना शुरू हो गए, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ गए, मतलब कुछ टाइम बाद ये कैपेसिटर चार्ज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर एक चार्ज डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ पर एक क्या चार्ज डेवलप होगा, माइनस क्यू। देखो यहाँ प्लस डेवलप हुआ और यहाँ माइनस, तो क्या हुआ, इनके बीच में एक क्या आ गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये अपने वोल्टेज भी बढ़ाते जा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि इनिशियली वो अनचार्ज था, चार्ज बढ़ रहा है मतलब वोल्टेज भी बढ़ रहे हैं। तो अब हम क्या निकालेंगे, वो वोल्टेज कितनी है, वोल्टेज फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमें पता है E इक्वल्स टू क्या होता है, E इंटू डी। अब हमें जानना होगा कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब मैं साइड में बता देता हूँ, जैसे मान लो ये कंडक्टिंग प्लेट है, एक्चुअली इसके ना सिर्फ इस साइड पे चार्ज रिड्यूस है, तो इसके वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, एक प्लेट की वजह से ये होगा सिग्मा बाय 2 और सिमिलरली ये माइनस चार्ज भी उसे अट्रैक्ट करेगा, उसके वजह से कितना होगा, प्लस सिग्मा बाय 2 तो टोटल कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा क्या है, कितना चार्ज है पर यूनिट एरिया में। यहाँ पर हमने वोल्टेज निकाल रहे हैं जो इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेटअप हो रही है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये डी ऐसी है, डी क्या है, एक प्लेट के बीच का डिस्टेंस। सिग्मा क्या था, चार्ज पर यूनिट एरिया, ये आ गया। अब हमने क्या एक रिलेशन लिखना है, ये अभी मैंने बताया था कैपेसिटेंस क्या होता है, Q बाय V। तो यहाँ से हम वोल्टेज निकालेंगे, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q बाय C। अगर इन दोनों रिलेशन को जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से क्या पता चला, Q बाय C। ये जो बचा हुआ है वो क्या है, कैपेसिटेंस। क्या है, कैपेसिटेंस, ये एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। मैंने इनिशियली क्या कहा था कि जो कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करता है, मटेरियल कैसा है, उसका शेप क्या है, साइज क्या है और कहाँ वो रखा गया है। तो इन फैक्टर्स पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। तो मैं एक बार ये अच्छे से समझा देता हूँ अपन साइड में। सपोज मान लो हमने एक रैंडम कंडक्टर लिया, अब हम इसे कितना चार्ज सप्लाई कर सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि अनलिमिटेड चार्ज देते गए, कितना भी चार्ज तो नहीं दे सकते, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही दे सकते हैं। तो सपोज मैंने इसे चार्ज दिए, कंडक्टर है, इसे चार्ज दिया प्लस क्यू। तो अब क्या होगा, हमें पता है प्रीवियस नॉलेज से कि जो इसकी एजेस पे ना ज़्यादा चार्ज आएगा। जो ये एजेस है यहाँ पर ना चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी, एजेस पे, जो एजेस है इन पे चार्ज डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होगी। तो क्या होगा, जब हमने चार्ज बढ़ाएंगे तो यहाँ पर चार्ज बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। ठीक है, ये हमने मान लिया क्या है, मीडियम एयर मीडियम में रखा है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, तो एयर के मीडियम में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनको पोलराइज करना शुरू कर देगी। क्या करना शुरू कर देगी, पोलराइज। अरे पोलराइज करना शुरू होगी तो कुछ टाइम बाद क्या होगा, वो जो चार्ज है ना वो कंडक्टर से वो लीक होना शुरू हो जाएगा एयर में। कुछ टाइम बाद वो चार्ज लीक होना शुरू हो जाएगा, क्या कहते हैं उसे, लीकेज। क्या हो जाएगा, लीकेज हो जाएगा। इसका मतलब हम एक पर्टिकुलर अमाउंट तक ही एक कंडक्टर को चार्ज सप्लाई कर सकते हैं। वो किस पे डिपेंड किया, अगर मान लो ये हमारा ऐसा ना होके एक यूनिफॉर्म शेप होती तो उसकी कैपेसिटी कुछ और ज़्यादा होती। तो इसमें इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसके शेप पे डिपेंडेंट है, शेप डिपेंडेंट। तो अब हम देखेंगे कि देखो ये इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई। अब जो एनर्जी स्टोर करता है ना कैपेसिटर, वो इन प्लेट्स के बीच में ही करता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है बीच में, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड में के रूप में ही वो एनर्जी स्टोर करता है। तो अब ये कितना आया था हमारा कैपेसिटेंस, कितना आया था, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। क्या क्या था, अब एनर्जी कितनी है, एनर्जी
स्टोर। अब कितनी एनर्जी स्टोर करेगा वो भी देखने वाली बात है। हमें पता है अगर किसी के इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कितनी एनर्जी स्टोर होती है, हमें प्रीवियस नॉलेज से पता है। जो हमारी एनर्जी डेंसिटी होती है वो स्मॉल यू से डिनोटेड है, वो होती है कैपिटल यू। ये एनर्जी है, एनर्जी इनटू ये हमारी एनर्जी डेंसिटी है, सॉरी एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी क्या होगी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ये है। तो अगर हमें एनर्जी निकालनी है तो क्या करेंगे, यहाँ पर हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, ये क्या है हमारी एनर्जी, इसको हम वॉल्यूम से जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या आ गई हमारी टोटल एनर्जी। ये तो हमारी थी क्या डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी, अगर अच्छे से बोलूँ तो एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी थी, उसे मैंने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया एनर्जी। ये हाफ, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता थी, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई फाइंड आउट की थी हमने, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इसे यहाँ पर रखेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। और ये v क्या है, वॉल्यूम कितना है, ये वॉल्यूम कितना होगा हमें पता था, प्लेट एरिया क्या है कैपिटल ए, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल डी, तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा कैपिटल ए इंटू डी, इतना आ गया। अब क्या करेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट, अब सिग्मा क्या था चार्ज पर यूनिट एरिया, यहाँ से क्या आ जाएगा क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू ए डी। ए के से ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ से हमारी एनर्जी कितनी निकल के आएगी, क्यू स्क्वायर बाय 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। और हमारा कैपेसिटेंस कितना होता था a एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, तो ये क्या आ गया ना क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। हमारी एनर्जी कितनी निकल के आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन 2c। अब हम ये q की जगह तो cv भी लिख सकते हैं, हमें पता था कैपेसिटेंस क्या होता है, q इज टू cv और c इज इक्वल टू q बाई v। तो यहाँ पर हम सब जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो q इज इक्वल टू cv सब्स्टिट्यूट किया तो क्या आया हाफ c t स्क्वायर। तो ये क्या है एनर्जी स्टोर इनसाइड द कैपेसिटर। तो फिर आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। थोड़ा इसे समराइज कर देते हैं, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है, क्लास में से एक बार समराइज कर देंगे तो ज़्यादा समझ पड़ेगी। पहले हमने क्या पढ़ा कैपेसिटर के बारे में, कैपेसिटर कितने कितने टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट शेप और साइज के बारे में पढ़ा। फिर उनका कैपेसिटेंस फाइंड आउट किया, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यहाँ से हमने इसके बारे में क्या निकाला, इसका कैपेसिटेंस भी निकाला। क्या निकाला कैपेसिटेंस, वो कितना आया था ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ये आया था कैपेसिटेंस। और एनर्जी स्टोर कितना था, एनर्जी स्टोर था हाफ सी टी स्क्वायर। कैपेसिटर हमारे डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के होते हैं। अभी हमने अब नेक्स्ट क्लास में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में पढ़ेंगे, इसका शेप क्या है सिलेंड्रिकल।